नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये 9th क्लास के ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे। वेजिटेशन का क्या महत्व है, किन बातों पर नेचुरल वेजिटेशन किस एरिया का कैसा होता है, दीज थिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे। दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड टुडे इन दिस क्लास। अब नेचुरल वेजिटेशन में क्या है कि देखो, सबसे पहली बात है, इसको हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मतलब कोई भी, इसको कहा जाता है फ्लोरा एंड फौना। वेजिटेशन को कहा जाता है फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है वहां का जो वाइल्ड लाइफ है। ये तो देखो, वहां की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, इस पे बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट बातों को कलेक्ट करके बाइलिंगुअल, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं और कुछ वर्ड आपको समझ नहीं आते तो हिंदी में भी पढ़ के समझ लेना है, लेकिन लिखना इंग्लिश में है। लेकिन आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो कुछ वर्ड का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति, इट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति मतलब नेचुरल वेजिटेशन। अब देखिए, ये है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। और आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो हम खुद सजाते हैं अपने घर के गार्डन या बगीचा या वहां पे। प्राकृतिक मतलब नेचुरली, जहां पे प्रकृति ने धरती को इतना सुंदर बनाया है। तो इसमें क्या फर्क है? नेचुरल वेजिटेशन, इफ यू आर आस्क्ड दैट राइट द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, देन यू हैव टू राइट नेचुरल वेजिटेशन आर ट्रीज एंड plants community which has grown naturally, without human aid and does not have human impact on it for a long time. It is called natural vegetation, इंटैक्ट वेजिटेशन। इसको इंटैक्ट वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन लिखा है। इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन। अक्षत हिंदी में कहेंगे कि पेड़ पौधों का एक ऐसा समूह जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति यानी वर्जिन। जहाँ पे अनटच्ड है यानी ह्यूमन का ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे वो नेचुरली ग्रो किया, खुद फल लगा और नीचे गिरा और लगा फिर सूखा पौधा, मतलब इसको कहा जाता है हमें क्या? नेचुरल वेजिटेशन। अब हम आगे के लिए पढ़ते हैं। देखो, इसमें दो टाइप का कहा, एक एंडेमिक मतलब देशज, दूसरा एग्जॉटिक मतलब विदेशज। सीधी सी बात है। एंडेमिक मतलब हमारे, अच्छा, पूरी दुनिया में कई प्रकार के, हम लास्ट में हमने इसको डिस्कस कर दिया है कि कौन कौन से नेचुरल वेजिटेशन है और क्या क्या है। कई प्रजातियां होती है नेचुरल वेजिटेशन की, और मतलब जानवरों की भी कई प्रजातियां हैं। तो दो तरीके का, एक है एंडेमिक और दूसरा है एग्जॉटिक। एक है एंडेमिक और दूसरा है एग्जॉटिक। मतलब हिंदी में कहा जाए तो एंडेमिक को देशज कहेंगे और एक्सोटिक को विदेशज कहेंगे। तो एंडेमिक क्या है? जो अपने देश में होता है। एक्सोटिक क्या है? जो बाहर की प्रजाति हमारे देश में आई है। एंडेमिक द ट्रीज एंड प्लांट्स विच आर प्योरली इंडियन एंड आर नोन एंडेमिक इंडियन। और एक्सोटिक में दोज ट्रीज एंड प्लांट्स दैट हैव कॉमन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर कॉल्ड एक्सोटिक। तो आप देखेंगे जो गुलाब है हमारे यहाँ का है, एंडेमिक है, और विदेशज गुलाब मतलब अलग अलग कलर का जो नए नए वैरायटी आया है उसको एक्सोटिक कहा जाता है। आगे के लिए हम देखते हैं वनस्पति जाति और प्राणी जगत मतलब फ्लोरा एंड फौना। देखो, वनस्पति जात को कहते हैं फ्लोरा, मतलब कहीं का पेड़ पौधा है उसको कहेंगे फ्लोरा। कोई कहे कि फ्लोरा का, अब लिखता है राइट द कंडीशंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ राजस्थान। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान, हर की अपनी एक भाषा होती है, एसएसटी में एक भाषा है कि राजस्थान के पेड़ पौधे और वहां के जानवर के बारे में बताइए। राइट द फ्लोरा अबाउट राजस्थान, तो मतलब केवल पेड़ पौधे नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा है, और फौना कहे तो वहां के जानवर के बारे में कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधा और फौना का मतलब जीव जंतु। ये फिल्मों में आप देखे होंगे ना ऐसा सीन, इसलिए हमने दिया और ये दिखाया। अब
भारत के बारे में कुछ जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार के और क्या क्या पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए ये क्या कह रहे हैं कि भारत विश्व मतलब इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब भारत दुनिया के 12वें ऐसा देश में आता है जहां पे बायोडाइवर्सिटी काफी यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे तरह तरह के पाए जाते हैं। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में आता है। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा एक और बात है प्यारे बच्चों, यदि आप ये हम पढ़ा रहे हैं और मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो पेपर के टाइम में पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन पेपर के टाइम में आप केवल 10 मिनट 5 मिनट लगेगा पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए और सारी की सारी 95-99% बातों को हमने एडजस्ट कर लिया है। बाकी एनसीईआरटी तो है ही, वो आप पढ़ सको तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश, तो इसके लिए एक बड़ा सा सुंदर सा नोट हमने तैयार किया है। तो पहली बात, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। यह बात को आप ध्यान रखना है कि दुनिया के जीव जंतु और पेड़ पौधे जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसमें भारत का पोजीशन 12वां है। दूसरा, अबाउट 47 लाख डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड। समझ पा रहे हैं, यानी कि 47 लाख, लगभग 47 लाख विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। मतलब पूरे अभी तक सभी पौधों का नाम भी 47,000 है क्या? अच्छा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 47,000 लाख मैंने बोल दिया था, मतलब डिजिट का मैंने ये देख लिया, कोई बात नहीं। तो 47,000 अभी तक बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जहां पे जिसका नाम भी अभी तक नहीं रखा गया है। मतलब प्रकृति ने भर भर के इतने पौधे दिए हैं। दूसरी बात, पहली बात कहा कि 12वां पोजीशन है, दूसरी बात कहा कि 47,000 अलग अलग तरीके के 47,000 के अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं। मतलब 47,000 पेड़ पौधे नहीं, स्पीशीज, यानी आम एक का हुआ, पूरे आम को एक में काउंट कर दिया, शीशम को एक में काउंट कर दिया, बरगद को एक में काउंट कर दिया। ये इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th अमंग द कंट्रीज ऑफ द एशिया। कह रहा है कि पौधों के मामले में भारत विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में 4थे स्थान पर आता है। पौधों के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में हमारा 4था स्थान है। मतलब विश्व में और भी बहुत सारे, जैसे ब्राजील वगैरह बहुत सारे पेड़ पौधे, अमेजन के जंगल है तो उसका आता होगा अपना फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन हमारा विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है, ये ध्यान रखना। अबाउट 15,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड। मतलब 15,000, अबाउट 15,000, लगभग 15,000 विभिन्न जातियों के फूल पाए जाते हैं। केवल फ्लावर्स की बात करें, वो तो पेड़ पौधों की बात थी, 15,000 अलग अलग तरीके के फूलों की प्रजाति हमारे यहाँ पाई जाती है देश में। तो ये अच्छी बात है, आपको इस बात को समझ के रखना है। ये पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए थे। अगली बात करें तो अब चैप्टर का असली बात स्टार्ट होता है कि भारत में जंगल कितने प्रकार के हैं, कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। मेरे साथ बोलना भी, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में क्या क्या है? पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, आपको यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। डेसिडियस का मतलब होता है, एवरग्रीन का मतलब सालों भर हरा भरा होता है। ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें पत्तियां एक साथ नहीं गिरती है, लेकिन इसमें पत्तियां एक साथ गिर जाती है, सूखा जैसा लगता है। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, और चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट, और पांचवा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ये पांचों का नाम आपको याद रखना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कंटीले, और पर्वतीय वन, और मैंग्रोव वन। ये दीज आर द 5। अब मैप दिया गया है कहाँ पे कौन सा होता है, तो आपको देखना है उष्णकटिबंधीय मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये वाला पार्ट जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये सारा पार्ट जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन का है, जो हरा भरा है। ये कौन सा एरिया है? ये असम है,
इसके बाद त्रिपुरा है, मिजोरम, ये सब वाला बंगाल तटीय इलाका है जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है, ये ध्यान रखना है। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाला, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? यू हैव टू टेल, आपको कहना है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भारत में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल। ये देखिए मध्य प्रदेश, बिहार, इसके बाद उत्तर प्रदेश, ये सारा झारखंड, ये वाला हिस्सा सेकेंड टाइप के पौधे यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस का है। मैप के लिए आएगा, ध्यान रखना है। तीसरी बात ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट कौन सा वाला हिस्सा है? जम्मू कश्मीर, ये वाला कटीला। हालांकि इस दोनों का कलर एक ही कर दिया है, लेकिन ये है। और माउंटेन फॉरेस्ट, ये भी माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो ज्यादा डार्क में है उसका है। इसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट पांचवा यानी उष्णकटिबंधीय कंटीले। तो मैंग्रोव जो है वो ये वाला राजस्थान का, क्योंकि डेजर्टी इलाके का, और ये थोड़ा सा साउथ का, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बारी बारी से ये जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता याद करते समय मैप को एक बार थोड़े से आप एनसीईआरटी की बुक में भी आपके ये दिया गया होगा, आप देख लेना थोड़ा सा ध्यान से, तो आप देख लोगे। अब हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या मतलब है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या विशेषता है। तो ये देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके सामने में आ गया, जिसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी एवरग्रीन कहा जाता है, सदा के लिए हरा भरा होता है। तो देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। जब कभी भी इन पांचों फॉरेस्ट के बारे में कहा जाए तो 4-5 बातें आपको याद रखना है। एक तो वर्षा कितनी होती है, दूसरा हाइट वहां के पेड़ पौधों की कितनी है, तीसरा फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधा कौन सा पाया जाता है, फौना का मतलब उस जंगल में जानवर कौन कौन से हैं, और भारत का कौन सा इलाका है दुनिया का कि जहां पर ये पाए जाते हैं, और स्पेशल खास और कुछ खास बात है तो इसके बारे में। तो रेनफॉल जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। आपने नॉर्थ ईस्ट वाले में देखा, ये आप देख रहे थे ना, हालांकि मैं दिखा देता हूं, जहां पर 200 सेंटीमीटर से ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें तो देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन की दूसरी बात है कि यहाँ के पेड़ पौधों की जो ऊंचाई है पेड़ की वो 60 मीटर से अधिक होती है। 60 मीटर बहुत होता है, 60 मीटर। ये देखिए ये इतने लंबे लंबे, इतने लंबे ऊंचे ऊंचे, 60 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर, बाप रे इतने। वहां से चढ़ के देखेंगे तो पता चला कि दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, उसके छत से ऊपर देख रहे हैं, पूरी दिल्ली को देख लीजिए, कुतुब मीनार जैसा दिखेगा। हालांकि उतनी हाइट नहीं है, लेकिन 600 मीटर, 200 मोर देन, मतलब इसकी हाइट 60 मीटर से अधिक होती है। यहाँ कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंचोना। जानवर कौन कौन से होते हैं? तो एलिफेंट, डियर, मंकी, लेमूर, क्योंकि घना जंगल होता है। अच्छा, इसकी एक और बात है कि सूर्य की रोशनी इतनी तीक्ष्ण आती है, लेकिन उसका जो जंगल होता है, कैनोपी, मतलब कैनोपी कहा जाता है, पत्तियों से इतना ढका होता है कि जो सन रेज है वो डायरेक्ट धरती पर नहीं पड़ती, इतना घना होता है जंगल। एक बार इसकी जो पत्तियां झड़ती ही नहीं है, जिसके कारण, मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ की पत्तियां नहीं झड़ती है, लेकिन एक साथ नहीं झड़ती है, मतलब अल्टरनेट तरीके से, तो हमेशा के लिए हरा भरा होता है। मान लीजिए आपके क्लास में एक साथ सभी बच्चे चले गए गेम की पीरियड में तो क्लास खाली हो गया, वो बात हम देखेंगे दूसरे डेसिडुअस में। लेकिन क्लास में 2 बच्चे कभी गए वॉशरूम, फिर 1 बच्चे गए, फिर वो आ गए, फिर गए, तो क्लास तो हमेशा के लिए भरा भरा रहेगा, तो वो एवरग्रीन की स्थिति है। तो मतलब क्लास भरा भरा है यानी हमेशा के लिए, तो एवरग्रीन, और पूरी क्लास खाली है तो डेसिडुअस, फिर सभी बच्चे आ जाते हैं दूसरे पीरियड में। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला हम देखते हैं कि दूसरे तरह के जंगल में क्या होता है विशेषता। तो ये कौन सा है भाई? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर लें। इससे पहला कौन सा था? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में इस तरह का बांस पेड़ पौधे। भारत में सबसे ज्यादा कौन से प्रकार का जंगल? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। तो देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस में क्या होता है, इसकी क्या खासियत है, तो ये हिंदी में लिखा गया है,
लेकिन मैं इंग्लिश में तुम्हें क्योंकि बताना रहेगा, तो इसमें लिखा हुआ है ट्रॉपिकल डेसिडियस की क्या, जैसे आपने देखा होगा अभी कौन सी फिल्म आई थी, पुष्पा, उसमें चंदन का वृक्ष होती है। ये ट्रॉपिकल डेसिडियस जो चंदन का वृक्ष होता है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस का ही एक हिस्सा है। चंदन के वृक्ष का देखा, इसके बाद साल देखा, इसी की क्या क्या खासियत होती है वो देखिए। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मोस्ट, मतलब भारत में सबसे अधिक पाया जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट बिकम लश ग्रीन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन में थोड़ी सी पीले पत्तियां ये सब आने लगती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इसलिए इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फौना में देखा जाए तो यहाँ पे लाइन, टाइगर, बोर्ड्स और ये डियर और एलिफेंट वगैरह पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के सारे जानवर, स्नेक वगैरह, लिजार्ड्स भी। एंड दीज फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू वेट एंड ड्राई डेसिडियस। इस ट्रॉपिकल डेसिडियस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है वेट डेसिडियस और दूसरा है ड्राई डेसिडियस। वेट में ज़्यादा फर्क नहीं है, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, इसमें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पेड़ पौधे की बात की जाए तो इसमें बैम्बू सॉल वगैरह होता है और इसमें टीक सॉल वगैरह होता है, तो थोड़ा सा फर्क है दोनों के बीच में, आप अंतर को ध्यान दे लेना। हिंदी में देखना चाहो तो ये दोनों हैं, आर्द्र पर्णपाती और ये, तो ये बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब अगला देखते हैं हम ट्रॉपिकल डेसिडियस के बाद, पहले मैं ये इसको मिटा लूँ, तो अब देखते हैं कौन सा अब आएगा, तो द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ये तीसरा है। इससे पिछला तो रहा नहीं ना, थोड़ा सा देख लें, नहीं रहा, हम डेसिडियस को पढ़ चुके हैं। अब तीसरा है कौन सा, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इसमें क्या है, इसकी क्या क्या खासियत है, तो ध्यान से देखिए। रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होगी, वहीं पे कैक्टस, बबूल, ये इस तरह के, जनरली ये डेजर्टी इलाकों में होता है। तो आप देखिए ना, ये कैक्टस, बबूल वगैरह ये सब चित्र हमने बना के आपको समझाने की कोशिश किया है, आपको ये ध्यान रखना। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, इस वन की खासियत है। यहाँ पे एशिया पाल्म, यहाँ पे कौन कौन सा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ये सारा है। और फौना कौन कौन सा, तो रैट्स, रैबिट्स, क्योंकि ये बालू वाला इलाका होता है तो इस तरह के लाइन डंकी वगैरह भी होते हैं। कैमल यहाँ का शिप होता है, डेजर्ट का आपको पता है। रीजन कौन सा है, तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कुछ हरियाणा का हिस्सा है, तो ये भारत में। और द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर स्कैटर्ड, द रूट्स आर लॉन्ग, मतलब पेड़ पौधे जहां तहां होते हैं, एक साथ जंगलों में नहीं पाए, मतलब डेजर्ट इलाकों में नहीं होगा, अलग अलग जगहों पे होता है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। हिंदी में ये पूरा हमने दे दिया है, ये आप पढ़ने के बाद एक बार ये भी पढ़ लेना, और फिर लिखना एक ही भाषा में लिखने की कोशिश करना, ताकि जो एग्जामिनर है वो उनको दिक्कत ना हो। अब लास्ट जो है वो है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में क्या है, पर्वतीय वन क्या क्या होता है, तो देखते हैं। ये आपने देख लिया, पेड़ पौधे अलग अलग हाइट है, हिंदी में देखना चाहो तो आप इसको देख लेना, आपको इंग्लिश में समझाता हूं। किसमें है कि देयर इज अ डिफरेंस इन वेजिटेशन एज द हाइट ऑफ द माउंटेन्स इंक्रीजेस। हाइट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पेड़ पौधों के हाइट में डिफरेंस होता है, यानी कि माउंटेन के हाइट बढ़ने से पेड़ पौधों के हाइट में भी डिफरेंस होता है। तो कहते हैं ना कि, और ज़्यादा एकदम से हाइट हो जाए जैसे लेह लद्दाख में, तो वहाँ पे तो पेड़ पौधे नहीं होता, बर्फ ही होता है। कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आदरणीय प्रधानमंत्री, बहुत शानदार प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, घास भी नहीं जमती है, और जमती है तो केवल बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। ऐ मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले लगा न सकूं, मुझे ऐसी रूखाई मत देना। तो ये लाइन मैंने, मतलब इसका ये क्या मतलब है कि बहुत ऊंचा हो वहां पे पेड़ नहीं लगता, इतनी ऊंचाई मत देना, मतलब इतनी उन्नति मत देना। ज्यादा ऊंचा हो जाने से, ज्यादा उन्नति को प्राप्त करने से नीचे के लोग नहीं दिखाई देते, यानी जिससे तुम पल बढ़ के ऊपर गए हो। तो बहुत हाइट होने पे पेड़ पौधे ऐसा नहीं करना, मतलब बर्फीले होते हैं, वहां पे बर्फ होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो कह रहा है क्या, इसमें क्या बातें कह रहे हैं कि क्या क्या होता है, दोनों डिफरेंस होता है। ट्रीज लाइक ब्रॉड लीफ एंड चेस्टन्स आर फाउंड इन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर के हाइट पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, ये 1500 से 3000 मीटर के हाइट पे ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड
at an altitude of more than 3,600 मीटर। अल्पाइन पाया जाता है। These grasses are used for pastoral purposes by nomadic caste like गुज्जर्स एंड बकरवाल। इनको जो जानवर चराने के लिए, भेड़ बकरी चराने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हाइट पर होता है। तो अब है इन दीज फॉरेस्ट कश्मीर एंटीलॉप, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, ये सब सारे जानवर पाए जाते हैं। ये थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। आपको देखते हो भेड़ कितना खतरनाक भेड़ है, देख रहे हो? हाँ, इसके सींग को तो हाँ बच के रहना। अब है लास्ट, हमने इससे पहले सेकंड लास्ट था वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जाने तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स आर अ टाइप ऑफ वेजिटेशन इन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। मतलब पानी में कुछ तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको मैंग्रोव कहा जाता है। दीज वेजिटेशन इज फाउंड इन द डेल्टा पार्ट ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इन नदियों के तटों पर इस बेल्ट में पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, मैंग्रोव का। अब कह रहा है कि सुंदरी ट्रीज आर फाउंड, एक प्रकार का ट्रीज है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर पाया जाता है। कोकोनट, पाम, कोकोनट नारियल, पाम खजूर, इस तरह के पेड़ पौधे एंड trees are founded, and the Royal Bengal tiger is the found animal this region. Apart from this Royal Bengal tiger जो सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का मिलता है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे होता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल ऑफ दिस रीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट्स इसको लिख लेना मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब कहा कि वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के बारे में आप जान लो, भारत में क्या स्थिति है। वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु, इसके बाद चिड़िया, मानव, भैंस, बकरी सब इसमें आएगा। तो भारत में क्या स्थिति है? तो लिखा है वाइल्ड लाइफ के बारे में कि अबाउट 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड। भारत में 90,000 से अधिक की मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं। और मोर देन 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन द कंट्री विच इज 13% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतलब 2000 से अधिक प्रकार की प्रजातियां जीव जंतुओं की है, जो पूरे वर्ल्ड का 13% भारत में ही है। There are 2,546 species of the fish here, which is about 12% of the world. मछली की बात करें कि तो 2,540 तरीके का मछली हमारे यहाँ पाया जाता है। देख दो कितने अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पढ़े होंगे ना अपने नर्सरी के राइम्स में, याद कर लो। तो अलग अलग तरीके का, तो ये 2,540 तरह के अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं मछलियों की। फिश which is about 12% of the world, पूरी दुनिया की स्पीसीज का 12% है, बड़ी बात है, 100 में से 12। और है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया फ्रॉम 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की संख्या का 5 to 8% है एम्फीबियन, ये जो रेप्टाइल, सांप, कीड़े मकोड़े हैं सारा। अब हम बात करें आगे, तो देखो एलिफेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये एलिफेंट्स मोस्टली असम, कर्नाटक एंड केरला में, क्योंकि पहले लकड़ी ढुलवाने में, राजा महाराजा बारातियों में खूब इस्तेमाल होता था इसका। वन हॉर्न रेमर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वेस्ट बंगाल और असम में। वाइल्ड एस जो गधा होता है, जंगली गधे, वो रन्स ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, कच्छ के मैदानों में। और कैमल थार डेजर्ट जो भारत का है। और इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ लाइन एंड टाइगर्स आर फाउंड। इंडिया, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें लाइन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। इंडियन लाइन्स गिर फॉरेस्ट इन गुजरात में पाए जाते हैं, टाइगर मध्य प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। टर्टल्स, ये जो कछुए वगैरह होते हैं, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड सी। भारत की ये स्थिति है। अब है कॉज ऑफ द इनबैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम का क्या मतलब है? शेर बाघ ना हो तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी, हिरन की संख्या ज्यादा बढ़ गई, जंगलों को सफाया कर देगा, पेड़ पौधे को पनपने नहीं देगा। ऐसा देखा गया कि हिरन की संख्या ज्यादा हो गई, शेर बाघ नहीं है तो जंगल में नहीं पनप रहे, जो पेड़ पौधा आ रहा है उसको खा जा रहा है। तो ये अनबैलेंस हो गया। ये प्रकृति ने सबको एक संतुलन दे रखा है, सबकी संख्या एक फिक्स्ड है। तो इसके लिए क्या कहा कि क्यों, क्या कारण है?
आए दिन पेपर में ये पूछता है, एनुअल पेपर में आपके आ सकता है, या कभी भी किसी पेपर होता है हाफ ईयरली या कभी भी इस चैप्टर वो आता है ये चैप्टर, तो उसमें पूछा जाएगा राइट द कॉजेज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के क्या कारण है? तो पहला कारण डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के लगने से पेड़ पौधों को काटा गया धड़ल्ले से, ये है। विकास के कार्य तो हुए, विनाश भी हुआ। एक्सप्रेशंस ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट, लोग क्या किए, नदी किनारे बस गए, जंगलों में बस गए, वहां पे उन्होंने तहलका मचाना, प्लास्टिक वगैरह, जानवरों को मारना करना, प्लास्टिक फैलाना, कीड़े कचरे, नदियों को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। तो ये दो पॉइंट आपने देख लिया कि डेवलपमेंट के कारण, एक्सपेंशन के कारण। अब है एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब जंगलों को लोग बेकार मानते थे, जंगलों को काट के और खेती करना शुरू कर दिया। अब लोगों को समझ में आया कि नहीं, जंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बढ़ने के कारण जंगलों का सफाया हुआ। एक्सपेंशन ऑफ द रोड एंड रेल, पहले तो रोड रेट इतना था नहीं, अब मान लो रेलवे का नेटवर्क निकालना है तो बीच जंगल से क्रॉस कर रहा है, तो उतने पेड़ पौधों को तो मजबूरन काटना पड़ता है। हाईवे निकल रहा है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से जो गोल्डन कॉरिडोर है, तो इसके लिए काटना ही पड़ता है। ड्यू टू द एबव रीजन अबाउट 1300 प्लांट स्पेसीज आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पेसीज हैव बीन एक्सटिंक्ट। इसका मतलब एंडेंजर्ड का मतलब है कि इस कारण, मतलब इसके पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई के कारण 1300 प्लांट ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड है, मतलब जिन विलुप्त होने के कगार पे है, जो अब खत्म होने, अभी है लेकिन खत्म होने के कगार पे है। और 20 स्पीसीज ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो चुकी है। तो ये है प्रजातियां संकट में और 20 खत्म हो चुकी हैं। ये हमारे देश की स्थिति, विकास विनाश कर रहे हैं। देखो जंगलों को काट दिया एकदम, और यहाँ पे क्या लगाएगा जी, फैक्ट्री। तो एक हमने देखा था, एक पिक्चर हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, लिख रहा है कि जी पेड़ काट रहा था, कहा कि क्या करेंगे, कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगेगा मतलब देखो, नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट को काट के वहाँ पे एक स्टेडियम के बगल में एक बंदा ठूंठ पेड़ था, मतलब उसकी डालियां काट दिया तो उसमें छाता लगा के छाया गिरा। भाई नेचुरल था तो उसको क्यों काटा? मतलब ये हालात है। मकई जो होता है, मकई मेज, उसका ऊपर वाला जो छिलका नेचुरल एकदम नेचर देता है, उसको हटा के प्लास्टिक के पैक में और बेच रहा है, पता नहीं कहाँ पे कह रहा है कि देखो नेचुरल कवर को हटा दिया और पन्नी में पैक कर रहा है। ये हालात हो गई है, हम सब की नासमझी बहुत लेवल पे है। अब है कि भारत में कहाँ पे क्या पाया जाता है, तो आपको इसको देखना। वन्य जीवानी मतलब वन्य प्राणी नीचे। वन प्राणी का मतलब है कि जानवरों के रखरखाव के लिए भारत सरकार ने अलग अलग तरीके का अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, ये सब बनाया हुआ है। कार्बेट कहाँ है, तो ये देखना। राजा जी कहाँ है, सरिस्का उत्तराखंड में कार्बेट। इसके बाद सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में है, कैला देवी चंद्रभागा। राजगीर कहाँ है, तो ये बिहार में है। कान्हा मध्य प्रदेश में, संजय गांधी। गिर गुजरात में है लोगों का। काजीरंगा असम में है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में जैसे भी हो आपको एक बार कर लेना है, ठीक है। अब है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द प्लांट एंड एनिमल ग्रुप। अब है सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। क्या किया, तो इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1972 कि जानवरों को मार नहीं सकते। अब है 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, मतलब बायोस्फीयर जानवरों की सुरक्षा के लिए। और सिंस 19 द गवर्नमेंट हैज प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द प्लांट गार्डनर्स। तो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट किया, पैसों से मदद किया, प्रोटेक्शन दिया। मैनी स्कीम्स हैव बीन मेड फॉर लायन कंजर्वेशन, जानवरों को बचाने के लिए बहुत सारे स्कीम लाए गए। 103 नेशनल पार्क बनाए गए, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया और बहुत सारे जू बनाए गए। दीज स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द प्लांट एंड एनिमल। अब भारत में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कहाँ क्या है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसके बारे में बताया गया है। तो ये कोल्ड डेजर्ट जो यहाँ पे, मतलब सुंदरवन कहाँ है, नंदा। तो इसके बाद 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित किया गया। सुंदरवन, इसमें कच्छ, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी। तो ये भारत में कहाँ कहाँ है, तो ये ध्यान से इस मैप को ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला हिस्सा है वो कोल्ड डेजर्ट में आता है। राजस्थान में कौन सा है, रन ऑफ कच्छ कहा जाता है, पन्ना। तो ये आपको मैप में लोकेट करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद कर लेना। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना।
अच्छा, राजस्थान में पेड़ पौधे कम हैं, नॉर्थ ईस्ट में जंगलों का अंबार है, कोस्टल लाइन में बहुत सारे जंगल हैं, इसके क्या कारण है? तो जंगल कहाँ पे ज़्यादा होगा, पेड़ पौधे कहाँ ज़्यादा होंगे? जहाँ पे वर्षा अधिक होगी, जहाँ पे नमी की मात्रा होगी, जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ये फैक्टर्स है। तो वही कह रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब कहाँ पे कहेगा what are the factors which affect the flora and fauna of any place? तो you have to write these points. लैंड अफेक्ट करता है कि मिट्टी किस तरह की है, सॉइल अफेक्ट करता है, बलुई होगा तो थॉर्नी प्लांट्स होगा, पहाड़ है तो माउंटेन वाला पौधा होगा, चाय की खेती होगी, और मैदानी इलाका है तो बड़े बड़े पेड़ होंगे। क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट का मतलब वर्षा कितनी होती है, टेम्परेचर कैसा रहता है, तो दीज क्या क्या, तो आपको क्या क्या याद रखना है, कौन से फैक्टर है, तो पॉइंट एक बार याद करने की कोशिश करें। वो फैक्टर्स है लैंड, सॉइल और क्लाइमेट में क्या क्या है, टेम्परेचर, फोटो पीरियड यानी सनलाइट, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा। तो ये पॉइंट आप याद कर लोगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना डिपेंड ऑन, मतलब कौन कौन से फैक्टर है, मिट्टी कैसी है, वर्षा कितनी होती है, सनलाइट की स्थिति क्या है, तो आपको ये याद करने की जरूरत है। और प्यारे बच्चों, आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट क्या है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या लाभ है। तो हम जरूरी है कि ये पॉइंट पढ़ें, आप अपने मन से लिख सकते हो कि वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द फॉरेस्ट, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, वी गेट फूड, भोजन प्राप्त करते हैं, फ्यूल के रूप में लकड़ी प्राप्त करते हैं, ईंधन के रूप में, हमें मिट्टी के जो कटाव को रोकता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, और पारिस्थितिकी तंत्र बैलेंस होता है। ये चीज आर द फैक्टर। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या इसने लिखा है कि इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग रेन, वर्षा लाने में मदद करता है, मेडिसिनल प्लांट जो तुलसी ये सब होता है इसमें, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है ये मिलता है, मेन्योर मतलब बहुत सारे रिसोर्स वगैरह प्राप्त होते हैं, बाढ़ को रोकने में मदद करता है, नेचुरल हैबिटेट यानी जानवरों को आश्रय देता है, जानवरों को आश्रय देता है, वन्य प्राणी को आश्रय देता है, इसके बाद फूड स्टॉक देता है, मेंटेनिंग द क्लाइमेट को मेंटेन रखता है, कंट्रोलिंग टेम्परेचर को, आप जैसे मैं देखता हूँ मुजफ्फरनगर में शहरी इलाकों में रहूँ तो गर्मी लगती है, जब पेड़ पौधे थोड़े से चले जाएं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंड जैसा, फ्यूल मिलता है, ये सारे प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन रोकता है। तो आप ये पॉइंट्स याद कर लोगे कि पेड़ का महत्व क्या है। ये पेड़, यदि एक क्वेश्चन दिया जाता है आपके एग्जाम में, इट मीन्स आपको पास कराने के लिए प्रश्न दिया गया, कोई भी बच्चा को नहीं छोड़ना चाहिए। एसएसटी में बहुत सारे प्रश्न केवल किताब रट के नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से भी लिखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और मुझे विश्वास है कि आप मतलब इसका यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर इसका ले लो, फिर इसका लेना है, बारी बारी से आप मैं स्क्रीनशॉट रोक के ले सकते हैं आप। वैसे मैं इसका पीडीएफ भी कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करवा दूं। कितना अच्छा नोट हमने बनाया है, तो आपको मदद मिले इसी बात के लिए हमने इतना मेहनत किया। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।